जिस प्रकार सड़क पर आने वाले अवरोध, जिसे आप ब्रेकर कहते हैं, वह वाहन चलाने वाले व्यक्ति को संतुलन सिखाते हैं, उसी प्रकार जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें व्यवहार और जीवन जीने की कला सिखाते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको यूकेएसएससी तथा यूकेपीएससी से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी हेतु अभ्यास कराए जाते हैं। इसमें विशेषकर अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है हिंदी विषय से संबंधित, जिसमें आप यूकेएलटी, प्रवक्ता, नेट, जेआरएफ और अन्य सभी हिंदी विषय से संबंधित, साहित्यिक हिंदी विषय से संबंधित जो है उपयोगी और सहायता प्राप्त करने वाली वीडियो आपके साथ यहाँ पे उपलब्ध है। इससे पहले जो हम 4 वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो हमने आदिकाल और हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित डिटेल अध्ययन वहाँ पे किया था। आज यहाँ पर आदिकाल से संबंधित 65 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ। आप खुद देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है, क्योंकि अभी जो उत्तराखंड प्रवक्ता की परीक्षा है, आप सभी जानते हैं चयन प्रक्रिया उसकी रद्द कर दी गई है। 6-7 महीने बाद या 8-9 महीने बाद वो दोबारा से आएगी, लेकिन आप सभी जानते हैं प्रवक्ता है तो विषय तो हमारा प्रिपेयर होना ही है, तो इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें। और साथ ही नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले लोग और जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 65 एमसीक्यू। देखिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? अपभ्रंश, बंगला, मैथिली या मागधी? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? मैथिली भाषा में हुई है। तो आप सभी जानते हैं विद्यापति पदावली विद्यापति द्वारा लिखी गई है, मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है। ठीक है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए इसके पहले की जो हमारी अध्ययन वाली वीडियो उनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? खुसरो ने किया, विद्यापति ने किया, स्वयंभू ने किया या चंद बरदाई ने किया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि जो आपकी आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया है वो अमीर खुसरो यानी कि खुसरो ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? ठीक है, आप सभी जानते हैं आदिकाल में जैन धर्म भी था और इसका संबंध किससे नहीं है, किस कवि से नहीं है? स्वयंभू, धनपाल, जोइंदू या विद्यापति? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म का संबंध विद्यापति से नहीं था। स्वयंभू, धनपाल और जोइंदू का संबंध जैन धर्म से था। अगला प्रश्न है, खालिक बारी के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो या रसखान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। और खालिक बारी जो है ये एक शब्दकोश है, ये शब्दकोश है। अभी हमने जब अमीर खुसरो पढ़ा है, इससे पहले की वीडियो में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अमीर खुसरो के विषय में डिटेल में जानकारी प्राप्त की है। तो अमीर खुसरो की जो रचना है खालिक बारी एक शब्दकोश है। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार बताइए? धनपाल, स्वयंभू, खुसरो या जोइंदू? तो भविष्यत कहा के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए, धनपाल। इस रचनाकार कौन है? धनपाल है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? खड़ी बोली हिंदी में मैथिलीशरण गुप्त, खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो खड़ी बोली में हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि था अमीर खुसरो। ठीक है, कौन था? अमीर खुसरो था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा हुआ है? प्रबंध, चिंतामणि, शिला मतलब जब सभी जानते हैं पत्थरों पर, चर्यापद या उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राहुल वेली? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राहुल वेली। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं इसके राइटर कौन है। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। जो मैथिली हिंदी में रचित है उस गद्य रचना का नाम क्या है? वर्ण रत्नाकर, राहुल वेल, प्राकृत पेंगलम या पदावली? तो मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम है ऑप्शन नंबर ए, वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? आप सभी जानते हैं जो आदिकाल की हमने इसमें प्रवृत्तियां भी पढ़ी थी, तो हमने समझा था कि आदिकाल की प्रवृत्तियां किस प्रकार थी, किस प्रकार से रचनाओं का इसमें निर्माण हो रहा था। तो आपको किस वर्ग में रखेंगे? राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा या वीर गाथा? तो आप सभी जानते हैं आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम किस उस वर्ग में रखेंगे? वीर गाथा जो है इस वर्ग में रखेंगे।
अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है, क्योंकि आदिकाल में जो था वो जो राजाश्रित कवि हुआ करते थे, उनका उद्देश्य सिर्फ होता था अपने राजा को प्रसन्न करना। तो कभी कभी प्रसन्न करने में वो क्या करते थे, जो उनकी वास्तविक जो तिथियां हैं उन तिथियों के साथ हेर फेर, या जो घटना है उनके साथ हेर फेर, ऐतिहासिकता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जाता था। तो इसमें आप देखेंगे सर्वाधिक विवादित पद जो है, भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन या प्रबंधात्मकता। तो अभी मैंने आपसे कहा कि पृथ्वीराज रासो में जो है वो सर्वाधिक विवादित पक्ष था ऐतिहासिकता, क्योंकि जो राजाश्रित कवि थे वो इतिहास के साथ खेल कर देते थे। खेल सेंस वो अपने राजाश्रित कवि को, राजाश्रित राजा को, जो जिस आश्रित वो राजा हैं, जिस राजा के आश्रित वो रह रहे हैं, उस राजा की प्रशंसा हेतु ऐतिहासिकता के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ कर देते थे। यही इसकी समस्या थी। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा या धनपाल? तो पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? आप सभी जानते हैं रासो काव्य कहीं ना कहीं वीरगाथा की श्रेणी में रखे जाते हैं, लेकिन श्रृंगार रस की प्रधानता किसमें थी? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो या हम्मीर रासो? तो श्रृंगार काव्य जो रस की प्रधानता है वो मानी गई है बीसलदेव रासो में। अगला प्रश्न है, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, शिव सिंह सेंगर या मिश्रबंधु? तो आप सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, और गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा था 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। शिव सिंह सेंगर ने लिखा है 1883 में शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है 1883 में, और मिश्रबंधु ने लिखा है 1913 में मिश्रबंधु विनोद। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर जो शिव सिंह सेंगर है उन्होंने 1883 में लिखा है। तो यहाँ पर जो कृतियां, इनमें सबसे पुराना कौन सा है? शिव सिंह सेंगर की जो रचना है वह है शिव सिंह सरोज। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तम काल, इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो है श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचना संपादित की गई है? सरहपात की, लुईपा की, गोरखनाथ या जालंधरनाथ? तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित जो दोहा कोश है उसमें सरहपात की रचनाएं रखी गई हैं, और राहुल सांकृत्यायन और सरहपात का संबंध हमने पढ़ा है कि इन्होंने इसको पहला कवि माना है। अगला प्रश्न है, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या सिद्ध साहित्य? तो जो आदिकाल में चरित काव्य जो रचे गए हैं वो अत्यधिक रचे गए हैं जैन साहित्य में। किस में रचे गए हैं? जैन साहित्य में रचे गए हैं। अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महाराकंतु, लज्जेज तू व्यस्वी अहुजे भग्गा घर एंतु? यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया? इसका अर्थ कुछ इस प्रकार की, अच्छा हुआ मेरा जो कंतु माने जो पति था या जो मेरा प्रेमी था वो युद्ध में मारा गया, अगर वो वहाँ से हार कर आता तो ये मेरे लिए लज्जा से मर जाने के समान होता। कुछ इस प्रकार की वीर गाथा रचना है ये। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, धनपाल या जोइंदु? तो ये लिखा है हेमचंद्र ने। ठीक है, ये किसने लिखा है? हेमचंद्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है, चरित काव्य किस छंद में लिखे गए हैं? जो चरित काव्य हैं, अभी हमने बात की थी चरित काव्य अत्यधिक कहाँ रचे गए हैं? जैन साहित्य में रचे गए हैं। तो ये किस छंद में रचे गए हैं? दोहा, चौपाई, कवित्व, पद या पद्धरी? तो चरित काव्य जो रचे गए हैं वो दोहा, चौपाई छंद में अत्यधिक लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से स्वयं द्वारा लिखी गई है? रामचरित, महापुराण, पहुम चरियु या रामचंद्रिका? तो जैन साहित्य में जो रामकथा जो लिखी गई है स्वयं द्वारा उसका नाम है पहुम चरियु। याद रखेंगे क्या है? पहुम चरियु। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू या राम सिंह? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू को। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? स्वयंभू, राम सिंह, कुशल प्रकाश या कुशल लाभ? तो ढोला मारूरा दोहा के जो रचयिता है वह ऑप्शन नंबर डी, कुशल लाभ। अगला प्रश्न है, इनमें से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? जगनीक, चंद्रबरदाई, नरपतिनाल या भट्टकेदार? तो बीसलदेव रासो के जो रचयिता हैं वह हैं ऑप्शन नंबर सी, नरपतिनाल। और अभी हमने पढ़ा था ये श्रृंगार रस की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय या सूफी संप्रदाय? तो बात करते हैं अवधूत मत, ये नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची है, यानी कि नाथ संप्रदाय को अवधूत मत भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? काव्य शास्त्र है, छंद शास्त्र है, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र है। तो रिपीटेड प्रश्न है कि प्राकृत जो पेंगलम है ये एक छंद शास्त्र है। ये क्या है? ये एक छंद शास्त्र है। अगला प्रश्न ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? श्रद्धाराम फ्लोरी, गजानंद, शिवानंद या हरि हरस्वामी? तो ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना जो की है वो की है श्रद्धाराम फ्लोरी ने। अगला प्रश्न है इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा या हिंदी विद्यापीठ? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागरी प्रचारिणी सभा का जो गठन है वो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य चतुर्सेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल या जॉर्ज ग्रियर्सन? तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। और किस विधा में लिखा है? विधेयवादी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विधेयवादी पद्धति को अपनाते हुए इन्होंने अब जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अभी हमने बात की थी। और कब लिखा है? 1929। कब लिखा है? 1929। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को या रीति काल को ये नाम, अन्य नाम किसने दिए हैं? तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल जो नाम दिया गया है वो दिया गया ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या वात्सल्य रस? तो विद्यापति की पदावली में जो रस की प्रधानता है वह है श्रृंगार रस की। ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। कई बार वर्तनी में ये पूछा जा चुका है, तो श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसद तासी या मिश्र बंधु? तो हिंदी साहित्य के जो पहले इनमें से इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं वह ऑप्शन नंबर सी, गारसद तासी। इनकी रचना क्या है उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है भविष्य कथा के रचनाकार कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं अभी। स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत या सरपात? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनपाल जो है भविष्य कथा के रचयिता हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? यानी कि हिंदी साहित्य जब इतिहास जब लिखा गया तो किसने काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण अपने इतिहास लेखन में किया है? किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर या गारसद तासी? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। अगला प्रश्न इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? क्योंकि हर काल के चरण होते हैं, थोड़ा उसका जो है पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, इस प्रकार से काल बढ़ता है, पहले स्टार्टिंग होती है, अंत होता है। तो अंतिम चरण में जो सुप्रसिद्ध कवि थे अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या पुष्पदंत? तो आप सभी जानते हैं अमीर खुसरो जो थे, इन्होंने जिसमें खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली का इन्होंने स्टार्ट किया। मुकरिया इनकी थी, पहेलियाँ इनकी थी, अभी हमने खालिक बारी पढ़ा। तो इस प्रकार, और इन्होंने 12 राजाओं का शासन देखा वहाँ पर। इसके बारे में डिटेल में वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलपति विजय, नरपति नाल, नल सिंह या मधुकर भट्ट? तो ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार जिनकी रचना में अजमेरी शासक का संबंध है वह ऑप्शन नंबर बी, नरपति नाल। अगला प्रश्न है अभ्रंश में रामचरित्र के आधारित कौन सा ग्रंथ है? अभी हमने बात की थी कि क्या नाम दिया गया है, राम जो है श्री राम जी के चरित्र का भी जो लिखा गया उसको क्या नाम दिया है? तो आपको याद होगा आंसर क्या था, पौम चरिऊ। अगला प्रश्न है ज्योतिरेश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? भविष्य कहा, ये तो धनपाल की है, पाहुड़ दोहा, वर्ण रत्नाकर या राहुल वेल? तो ज्योतिश्वर ठाकुर जी की जो रचना है वह ऑप्शन नंबर सी, वर्ण रत्नाकर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का रचनाकार कौन है? ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं क्योंकि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है 1965 में। 1965 में किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र राम कुमार वर्मा? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और लिखा कब है? 1965। अगला प्रश्न है श्रावकाचार का रचना काल क्या है? श्रावकाचार का रचना काल क्या है? 900 ईस्वी, 920, 923, 933? तो श्रावकाचार का जो रचना काल है वो है ऑप्शन नंबर डी, 933, 933 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? हमने इसमें भी बहुत पढ़ा है कि किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना, तो इनकी जो मान्यता उसको सबसे सर्वोपरि रखा गया। रसायन, रासक, रास या रसिक? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रासक, क्योंकि रासक को एक छंद मानते हैं।
अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जब्दे की उपाधि मिली है? भाई जिसको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति या स्वयंभू, तो आप मेरा हिंट समझ गए होंगे। मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति को, और अभिनव जयदेवी इनको कहा जाता है। विद्यापति पदावली की अभी हमने इससे आगे पहले बात की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की। चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, राम सिंह, अभी हमने बात की थी जो अंतिम आदिकाल के अंतिम समय के जो कवि थे, सुप्रसिद्ध कवि थे, तो इन्होंने मनोरंजक साहित्य की रचना की। अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्होंने मुकरियाँ और पहेलियाँ का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर का कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका? तेन का, डार्विन का, मार्क्स का, हीगल का? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हीगल ने कहा है इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण नहीं, अन्वेषण मतलब खोज एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्यकरण श्रृंखला विद्यमान है कि कौन सा काम किस प्रकार किस रीजन से हो रहा है। कौन सी कृति प्रभुदयाल मित्तल की है? हिंदी साहित्य, हिंदी वीर काव्य, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, विधि काव्य की भूमिका? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, ये जो रचना है यह प्रभुदयाल मित्तल की। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में किस पद्धति का अनुकरण किया है? यह भी मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है। बुद्धिराज, भरतेश्वर बाहुबली राज, पंच पांडु चरित्र रास, रास होगा ये, और चंदन बाला रास? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंदन बाला रास। आप बताएंगे कि ये किसकी रचना है, यानी कि अन्य तीन किसकी हैं? शालिभद्र सूरी की। कौन कौन सी? बुद्धिराज, भरतेश्वर बाहुबली रास और पंच पांडव चरित्र रास। अगला प्रश्न है, कामिनी करे स्नाने, हेरते ही हृदय हने पंचवाने, यह पंक्ति किस कवि की? अमीर खुसरो, विद्यापति, जयदेव या आसुगु? तो ये जो पंक्ति है ये है ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति की। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? 1200 से 1300, 1250 से 1350, 1255 से 1324 या 1248 से 1320? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1255 से 1324। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? शैव, वैष्णव, सूफी या शाक्त? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है, जो विद्यापति थे वो शैव मत के अनुयायी थे, उसको मानने वाले थे। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा हिम्मत सिंह, राजा भानु प्रताप? तो विद्यापति जो थे वो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? ढोला मारूरा दहा, परमात्म प्रकाश, भविष्यवत कहा, महापुराण? एक प्रश्न बार बार आ रहा है, भविष्यवत कहा, भविष्यवत कहा किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। अगला प्रश्न है, कुशल लाभ कौन थे? वीरगाथा काल के कवि, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता, एक जैन कवि, रामकथा के कवि? तो कुशल लाभ थे ढोला मारूरा दोहा के रचयिता। कौन है ये? कुशल लाभ ढोला मारूरा दोहा के रचयिता हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ता है? कबीर, नानक, सुंदरदास, विद्यापति? तो जो नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है कबीर पर अधिक पड़ता है, इसलिए कबीर ने स्त्रियों की निंदा की है, क्योंकि नाथ संप्रदाय में जो गुरु हुआ करते थे वो अपने शिष्यों से नारियों से दूर रहने का सीख देते थे, तो उन्हीं का जो प्रभाव कबीर की रचना में दिखता है, इसलिए कबीर ने स्त्रियों की निंदा यहाँ पर नाथ संप्रदाय के प्रभाव से ही की है। अगला प्रश्न है, खुमाण रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? खुमाण रासों की पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय या ग्वालियर संग्रहालय? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुणे संग्रहालय में खुमाण रासों की प्रमाणिक प्रति संग्रहित की गई है। अगला है, यह गूंज मात्र नहीं, यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए किया गया है? यानी कि वो क्या आलोचक है ना, बहुत बड़े आलोचक है रामचंद्र शुक्ल, तो यह टिप्पणी उन्होंने किस रासो काव्य के लिए की है? पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, बिशलदेव रासो या परमाल रासो? तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो के लिए उन्होंने ये कहा है। और इन्होंने जाली ग्रंथ किसे कहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने जाली ग्रंथ किसे कहा है। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं? 100, 120, 125 या 140? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 125 छंद हैं बीसलदेव रासों में। अगला प्रश्न है, पुस्तक जनन हत दे चली गज्जन प्रकाश, पंक्ति किसकी मानी जाती है? नरपतिनाल, चंद्रबंदाई, जगनिक या दलपति विजय? तो ये जो पंक्ति है ये ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबंदाई। कहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है इसका अंतिम चरण कुछ जो है उनके पुत्र जल्हड़ ने लिखा था, और ये उन्होंने जल्हड़ के लिए लिखा था। ठीक है, तो अगला प्रश्न उन्हीं से संबंधित। देखो, जल्हड़ कौन था? अभी हमने बात करी, कौन था? चंद्रबंदाई का पुत्र था। जल्हड़ कौन था? चंद्रबंदाई का पुत्र था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? ठीक है, रासों को क्या मानता है? अर्ध प्रमाणिक रचना। ये रासो मतलब है यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कविराज श्यामल दास। तो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? इसको अप्रमाणिक मानते हैं, डायरेक्ट। और अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? प्रमाण रासो, आल्हाखंड, पृथ्वीराज रासो, बिसल रासो। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आल्हाखंड का प्रकाशन किसने करवाया? चार्ल्स इलियट ने। अगला प्रश्न है, जैन मत का प्रचार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक था? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो जैन मत का जो प्रचार सबसे अधिक हुआ वो होता ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। अगला प्रश्न, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है? हमने बात की थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक को जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावी प्रसाद द्विवेदी, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावी प्रसाद द्विवेदी ने। अभी हमने प्रश्न ही पढ़ा था कि रासक का अर्थ किससे निकाला है, तो मैंने आपसे कहा था छंद से निकाला। तो छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 29, 25 या 24? तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 29 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, खुमाण रासों में लगभग कितने छंद हैं? 1000, 2000, 4000 या 5000? तो खुमाण रासों में लगभग कितने छंद हैं? ऑप्शन नंबर डी, 5000 छंद हैं। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या प्राकृत? तो विजयपाल रासो जो लिखा गया है ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। डिंगल किसको कहते हैं, पिंगल किसको कहते हैं, इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ, उसमें आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कण्हपा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? 16, 35, 70 या 74? यानी कि 16, 35, 70 और 74। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 74 यानी कि 74। तो ये थे आदिकाल से संबंधित इंपॉर्टेंट 65 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आप सभी को ये प्रश्न हेल्पफुल लगे होंगे और आप सभी अगर प्रैक्टिस करें तो आपको पता होगा इनसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, कई बार परीक्षाएं पूछे जा चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे हम भक्तिकाल पढ़ेंगे। पहले भक्तिकाल की डिटेल वीडियो पढ़ेंगे, उसके बाद भक्तिकाल से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे। अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताएं आपने 65 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने आपके सही थे, कितने आपने मार्क्स गेन किए। आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहें, क्योंकि लक्ष्य को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता और वो है मेहनत करना। भाग्य हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ एक कर्म करना, बस उसमें आप अपना 100% लगा दीजिए। बाकी ईश्वर की इच्छा, जो भी हमारे लिए अच्छा होगा वही हमारे साथ होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, ठीक है, अपना व्यवहार अच्छा रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। कब कहाँ किस रूप में हमारे कर्म का हमें जो है प्रतिक्रिया मिल जाए कोई नहीं कह सकता, इसलिए व्यवहार जरूर अच्छा रखें। तो आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।